हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम चल रहा है उस 6 अगस्त का हर शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी मिले हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उससे जितने भी फैक्ट बनने वाले हैं जो कि आगामी उससे रिलेटेड बन सकता है क्वेश्चन, उसको भी इसमें कवर किए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम जो स्थल सतोपंथ ग्लेशियर है, जो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह ग्लेशियर बद्रीनाथ के पास स्थित है और समुद्र तल से लगभग 3810 मीटर यानी 12,500 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। उद्गम स्थल सतोपंथ ग्लेशियर चमोली उत्तराखंड में स्थित है। मुख्य सहायक नदियों जो है धौला गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडर मंदाकिनी, ये सभी जो है अलकनंदा की मुख्य सहायक नदियां हो जाएगी। और इसका संगम जो होता है अलकनंदा और भागीरथ नदियों देवप्रयाग में आकर मिलती है, जहां से आगे यह नदी गंगा नदी कहलाती है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, यूपीएससी को पावर देने का काम किसके पास होता है? यूपीएससी को पावर देने का काम किसके पास होता है? तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को पावर का अधिकार देने का कार्य भारत के संविधान के द्वारा किया गया है। भारत का संविधान अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। याद रखिएगा, यूपीएससी को पावर कौन देता है, तो इससे के बारे में जान लेते हैं। तो यूपीएससी को जो पावर देता है, भारत का संविधान यूपीएससी की स्थापना, शक्तियों, कार्य और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। यूपीएससी की नियुक्ति और सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन इसका संचालन संविधान के तहत स्वतंत्र रूप से होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य स्टेट डांस कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी हो जाएगा। और इसके बारे में जान लेते हैं। यह भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है और आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुचिपुड़ी नृत्य की विशेषताएं कुछ है। यह नृत्य शैली नाट्य और संगीत का मिश्रण होता है। इसकी उत्पत्ति जो कुचिपुड़ी नामक गांव से मानी जाती है, जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। याद रखिएगा, कुचिपुड़ी जो है कृष्णा जिले में स्थित कुचिपुड़ी नामक गांव से उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट है, इसमें अभिनय, एक्सप्रेशन, ताल और भाव का सुंदर समन्वय होता है। पारंपरिक रूप से यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब महिलाएं भी इसे प्रस्तुत करती है। यह नृत्य जो है धार्मिक कथाओं, विशेष रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस एजेंसी ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की थी? किस एजेंसी ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की है? तो किसने शुरू किया है? तो हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा शुरू की गई थी, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करती है। यह परियोजना 2001 से शुरू हुई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को उच्च गुणवत्ता वाले राजमार्गों से जोड़ना था, जिससे एक चतुर्भुज आकार बने। इस परियोजना का प्रबंधन और कार्यान्वयन NHAI द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्रेडेंशियल कमेटी की स्थापना कैसे हुई? क्रेडेंशियल कमेटी की स्थापना कैसे हुई? क्रेडेंशियल कमेटी जो है की स्थापना का संबंध आमतौर पर किसी संसदीय, अंतर्राष्ट्रीय या संगठनात्मक निकाय से होता है, विशेषकर जहां प्रतिनिधित्व की वैधता की जांच की जाती है। आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र, भारतीय संसद या किसी भी संस्था के, फिर भी नीचे सामान्य जानकारी दे रहा हूँ, ये देख सकते। क्रेडेंशियल कमेटी क्या है? क्रेडेंशियल कमेटी क्या होती है? तो क्रेडेंशियल कमेटी एक ऐसी समिति होती है, यह जांचती है कि किसी संस्था या संगठन जो प्रतिनिधित्व भेजे उनकी नियुक्ति वैध है या नहीं। और इसके बारे में देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र यूएन में क्रेडेंशियल कमेटी का स्थापना जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली में क्रेडेंशियल कमेटी का गठन हर साल किया जाता है। इसकी स्थापना महासभा के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली के द्वारा की जाती है। इसका कार्य है कि यह पुष्टि करना कि सदस्य देशों द्वारा भेजे प्रतिनिधि वैध रूप में चुने गए या नहीं। यह कमेटी 9 सदस्य देशों की होती है, जिन्हें महासभा द्वारा नामित किया जाता है।
और देख लेते हैं, भारत में क्रेडेंशियल कमेटी, तो भारत की संसद में ऐसी कोई अस्थायी समिति क्रेडेंशियल कमेटी नाम से नहीं होती है, लेकिन संसद के संदर्भ में यदि किसी सदस्य की वैधता पर सवाल उठता है तो उसे संसद की विशेष समितियों पर या स्पीकर सभापति के द्वारा देखे जाने की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 26 जनवरी 2025 को मुख्य अतिथि कौन था? 26 जनवरी 1925 को मुख्य अतिथि कौन था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण पर इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांतो 26 जनवरी 2025 को भारत के राजकीय दौरे पर आए थे और राष्ट्रपति प्रबोवो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भी होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एससी के पॉपुलेशन कौन से यूटी में सबसे ज्यादा है? तो यूटी क्या हो जाएगा? तो केंद्र शासित राज्य में ज्यादा है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश यूटी दिल्ली में अनुसूचित जाति एससी की आबादी सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दिल्ली की 17.5 आबादी अनुसूचित जाति की है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पूर्ण एससी आबादी है। याद रखिएगा, पूर्ण एससी आबादी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन यह एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कि तीव्र औद्योगिकरण और रोजगार के अवसर का विस्तार करना, साथ ही राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य आर्थिक समानताओं को कम करना और कृषि, सिंचाई, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को विकास को बढ़ावा देना था। और इसका जो मुख्य बातें हो जाएगा, तीव्र औद्योगिकरण जो जगह भारी उद्योग जैसे कि इस्पात संयंत्र और बिजली परियोजनाओं की स्थापना पर जोर दिया गया। रोजगार सृजन, औद्योगिकरण के माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, योजना का लक्ष्य 25% की वार्षिक वृद्धि पर दर हासिल करना था। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक असमानता में कमी, तो आय और संपत्ति के वितरण में असमानता को कम करने का प्रयास किया गया। कृषि और सिंचाई परियोजना जैसे कि भाखड़ा, घिराकोंड और दामोदर घाटी बांधों को विकास किया गया था। ऊर्जा से जो हो जाएगा, बिजली उत्पादन और वितरण के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया गया। यह योजना 1956 से 1961 तक लागू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक औद्योगिक और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रिसेशन आता है तो सरकार क्या करती है? तो जब रिसेशन आता है तो यानी जब देश की आर्थिक वृद्धि रुक जाती या नकारात्मक हो जाती तो जीडीपी लगातार 2 तिमाही तक घटती है। तो सरकार और केंद्रीय बैंक मिलकर कई तरह के कदम उठाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था में फिर से जान डाली जा सके। मुख्यतः सरकार ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता में से एक है। यह 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली और 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक अपने चरम पर थी। यह सभ्यता सिंधु और घग्गर, हकरा, प्राचीन सरस्वती नदियों के किनारे विकसित हुई थी और वर्तमान में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में फैली हुई थी। इसके बारे में देख लेते हैं। सिंधु घाटी की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो है, नगरीय नियोजन, सिंधु घाटी के शहरों को उनकी सुव्यवस्थित ग्रिड शैली के सड़कों, पक्की ईंटों से घरे बने होते हैं और उन्नत जल निकासी के प्रणालियों से ये जाना जाता है। कृषि जो है, इस सभ्यता के लोग गेहूं, जो कपास और अन्य फसलों की खेती करते थे। व्यापार जो है, सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे। कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो है, सिंधु घाटी के लोग मिट्टी के बर्तन में मुहरे और अन्य कलाकृतियां बनाई जाती थी। धार्मिक मान्यताएं हैं जी, सिंधु घाटी के लोग को धार्मिक मान्यताओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन कुछ मोहरों पर मारुति देवी और पशुपति एक देवता की मूर्तियां मिली है। सिंधु घाटी के कुछ प्रमुख स्थल देख लेते हैं। हड़प्पा, यह सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख शहर था जो रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक और प्रमुख शहर था जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। लोथल,
यह एक बंदरगाह शहर था जो गुजरात में स्थित था, जो कि गुजरात में स्थित था। नेक्स्ट है कालीबंगा। यह राजस्थान में स्थित एक शहर था जहां जूते हुए खेत और नक्शादीदार ईंटों का प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा। यह गुजरात में स्थित एक शहर था जो अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन कुछ संभावित कारणों जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना और आर्य का आक्रमण भी शामिल हो सकता है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मिले हैं थर्ड शिफ्ट में उसको आज ने डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।